एला, नॉर्थहैम्पटन, 19 मई 2008। सूरज डूबने और बच्चों के घर लौटने से पहले एला ने पांडुलिपि में एक बुकमार्क लगाया और स्वीट ब्लास्फेमी को एक तरफ रख दिया। उस व्यक्ति के बारे में जिज्ञासा से भरकर जिसने यह उपन्यास लिखा था, वह इंटरनेट पर गई और ए जेड ज़हारा खोजने लगी। उसे नहीं लगता था कि कुछ खास मिलेगा, लेकिन फिर भी वह देखना चाहती थी कि सामने क्या आता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब एक व्यक्तिगत ब्लॉग खुल गया। उस पृष्ठ के प्रमुख रंग बैंगनी और फिरोज़ी थे और सबसे ऊपर एक लंबी सफ़ेद स्कर्ट पहने पुरुष आकृति धीरे धीरे घूम रही थी। एला ने पहले कभी किसी घूमने वाले दरवेश को नहीं देखा था, इसलिए उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। ब्लॉग का शीर्षक था जीवन नाम का एक अंडे का छिलका और उसके नीचे उसे शीर्षक की एक कविता लिखी थी। आओ हम एक दूसरे को अपना साथी चुनें, आओ हम एक दूसरे के चरणों में बैठें। भीतर ही भीतर हमारे बीच अनेक सुरों का मेल है, यह मत समझो कि हम केवल वही हैं जो दिखाई देते हैं। पूरा पृष्ठ दुनिया भर के शहरों और स्थानों से भेजे गए पोस्ट कार्डों से भरा हुआ था। हर पोस्ट कार्ड के नीचे उस जगह के बारे में टिप्पणियाँ लिखी थीं। इन्हें पढ़ते पढ़ते एला को तीन ऐसी बातें पता चली जिन्होंने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। पहली, ए जेड ज़हारा में ए का अर्थ अज़ीज़ था। दूसरी, अज़ीज़ स्वयं को एक सूफ़ी मानता था। तीसरी, इस समय वह ग्वाटेमाला में कहीं यात्रा कर रहा था। ब्लॉग के एक अन्य भाग में उसकी खींची हुई तस्वीरों के नमूने थे। अधिकांश तस्वीरें अलग अलग रंग, नस्ल और पृष्ठभूमि के लोगों के चित्र थे। उनकी बाहरी भिन्नताओं के बावजूद उनमें एक अजीब समानता थी। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ स्पष्ट रूप से गायब था। किसी के लिए वह एक साधारण चीज़ थी, जैसे एक बाली, एक जूता या एक बटन। किसी और के लिए वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, जैसे एक दांत, एक उंगली या कभी-कभी एक पैर। तस्वीरों के नीचे लिखा था, हम चाहे जो भी हों या जहाँ भी रहते हों, भीतर से हम सभी अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ खो दिया हो और उसे वापस पाने की ज़रूरत हो। वह क्या चीज़ है, यह अधिकांश लोग कभी नहीं जान पाते, और जो जान भी लेते हैं उनमें से बहुत कम लोग उसे खोजने निकलते हैं। एला उस वेबसाइट पर ऊपर नीचे स्क्रॉल करती रही। उसने हर पोस्ट कार्ड को बड़ा करके देखा और अज़ीज़ की हर टिप्पणी पढ़ी। पृष्ठ के सबसे नीचे उसे एक ईमेल पता दिखाई दिया, azizzahara@gmail.com। उसने उसे कागज़ के टुकड़े पर लिख लिया। उसके ठीक पास रूमी की एक कविता भी थी, प्रेम को चुनो, प्रेम को। प्रेम के मधुर जीवन के बिना जीवन एक बोझ है, जैसा कि तुमने स्वयं देखा है। उसी कविता को पढ़ते समय उसके मन में एक बेहद विचित्र विचार कौंधा। एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा मानो अज़ीज़ ज़हारा ने अपने ब्लॉग में जो कुछ भी डाला था, तस्वीरें, टिप्पणियाँ, उद्धरण और कविताएं, वह सब केवल उसी के लिए लिखा गया था। यह एक अजीब और थोड़ा अहंकारी सा विचार था। फिर भी किसी कारण से एला को ये पूरी तरह सही और स्वाभाविक लगा। दोपहर ढलने के बाद एला खिड़की के पास बैठी थी। वह थकी हुई और कुछ उदास महसूस कर रही थी। सूरज की गर्मी उसकी पीठ पर पड़ रही थी और रसोई में उसके द्वारा बनाए जा रहे ब्राउनीज़ की मीठी खुशबू फैली हुई थी। उसके सामने स्वीट ब्लास्फेमी खुली हुई थी, लेकिन उसका मन इतना उलझा हुआ था कि वह पांडुलिपि पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। अचानक उसके मन में विचार आया कि शायद उसे भी अपने कुछ जीवन नियम लिखने चाहिए। वह मुस्कुराई और मन ही मन बोली, गहराई से जमी जमाई धरती से जुड़ी गृहिणी के 40 नियम। नियम संख्या 1, उसने बुदबुदाया।
प्रेम की तलाश करना बंद करो। असंभव सपनों के पीछे भागना बंद करो। लगभग 40 वर्ष की होने वाली एक विवाहित स्त्री के जीवन में निश्चित ही इससे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। लेकिन अपना ही मजाक एला को एक अजीब सी बेचैनी दे गया। इससे उसे अपनी बड़ी चिंताओं की याद आ गई। अब वह स्वयं को रोक नहीं सकी और उसने अपनी बड़ी बेटी जीनेट को फ़ोन मिलाया। जवाब में केवल उसका आंसरिंग मशीन चला। जीनेट, मुझे पता है कि जीनेट, प्रिय, मुझे पता है कि स्कॉट को फ़ोन करना मेरी गलती थी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह रुक गई। उसे गहरा अफसोस हुआ कि उसने ये संदेश पहले से सोचकर नहीं रखा था। पृष्ठभूमि में रिकॉर्डिंग मशीन की हल्की सी ससराहट सुनाई दे रही थी। ये सोचकर वह घबरा गई कि टेप चल रहा है और समय कम होता जा रहा है। जीनेट, मैं जो कुछ करती हूँ उसके लिए मुझे खेद है। मुझे पता है कि जब मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ तो मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात बस इतनी है कि मैं बहुत बहुत दुखी हूँ। क्लिक। आंसरिंग मशीन बंद हो गई। एला का दिल सिकुड़ गया। उसने अभी अभी क्या कह दिया था? उसे क्या हो गया था? उसे तो पता ही नहीं था कि वह दुखी है। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त हो और उसे स्वयं इसका एहसास भी ना हो? अजीब बात यह थी कि अपनी उदासी स्वीकार करने से भी उसे कोई विशेष दुख नहीं हुआ। दरअसल पिछले कुछ समय से वह किसी भी चीज़ को गहराई से महसूस ही नहीं कर रही थी। उसकी निगाह उस कागज़ के टुकड़े पर गई जिस पर उसने अजीज़ जेड ज़हारा का ईमेल पता लिख रखा था। वह पता बहुत साधारण, बिना दिखावे वाला और किसी तरह आमंत्रित करने वाला सा लग रहा था। ज़्यादा सोचे बिना वह अपने कंप्यूटर के पास गई और एक ईमेल लिखना शुरू कर दिया। प्रिय अजीज़ जेड ज़हारा, मेरा नाम एला है। मैं साहित्यिक एजेंसी के लिए पाठक के रूप में आपके उपन्यास स्वीट ब्लास्फेमी को पढ़ रही हूँ। मैंने इसे अभी अभी पढ़ना शुरू किया है और मुझे ये बेहद पसंद आ रहा है। हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरे बॉस के विचारों को नहीं दर्शाती। मुझे आपका उपन्यास पसंद आए या ना आए, ये तय करने में मेरी लगभग कोई भूमिका नहीं है कि एजेंसी आपको अपना लेखक बनाएगी या नहीं। ऐसा लगता है कि आप मानते हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है और बाकी सब कुछ महत्वहीन है। इस विषय पर आपसे किसी निष्फल बहस में पड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। बस इतना कहना पर्याप्त होगा कि मैं पूरी तरह आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस कारण से नहीं लिख रही हूँ। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ने का समय मेरे लिए इससे अधिक विचित्र नहीं हो सकता था। इस समय मैं अपनी बड़ी बेटी को इतनी कम उम्र में विवाह करने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। कल ही मैंने उसके प्रेमी से उनकी शादी की योजना रद्द करने को कहा था। अब मेरी बेटी मुझसे नफ़रत करती है और मुझसे बात करने से इनकार कर रही है। मुझे लगता है कि आप दोनों की अच्छी बन सकती है, क्योंकि प्रेम के बारे में आपके विचार काफ़ी मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। मुझे खेद है कि मैं अपनी व्यक्तिगत समस्याएं आप पर उड़ेल रही हूँ। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। आपके व्यक्तिगत ब्लॉग, वहीं से मुझे आपका ईमेल पता मिला। आपके व्यक्तिगत ब्लॉग से पता चला कि आप इस समय ग्वाटेमाला में हैं। दुनिया भर की यात्रा करना निश्चित रूप से रोमांचक अनुभव होगा। यदि कभी आपका बोस्टन आना हो तो शायद हम मिलकर एक कप कॉफ़ी के साथ बातचीत कर सकें। शुभकामनाओं सहित, एला। अजीज़ को भेजा गया ये पहला ईमेल वास्तव में कोई साधारण पत्र नहीं था। ये कहीं अधिक एक निमंत्रण था, एक मदद की पुकार। लेकिन उस समय एला को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह अपनी शांत रसोई में बैठी थी और एक ऐसे अजनबी लेखक को संदेश लिख रही थी जिससे मिलने की उसने ना भी उम्मीद की थी और ना ही भविष्य में कभी। Subscribe, subscribe, subscribe.